यह उन गिने चुने थ्रिलर शोज में से एक है जो वाकई में कम मशहूर लेकिन बेहद शानदार है। फीमेल लीड पूरे शो में दिमाग से खेलती है और डर का माहौल तो शुरू से आखिर तक बना रहता है। ज्यादा बातें नहीं, चलिए सीधा कहानी शुरू करते हैं। लेखिका एम्मा थोड़ी अलग किस्म की है। जब उसकी हॉरर नॉवेल्स जबरदस्त बिक रही थीं, उसने अचानक ऐलान किया कि वो अब आगे नहीं लिखेगी। ताकि उसके फैंस की उम्मीदें टूट जाएं, एम्मा ने अपने नॉवेल की हीरोइन को सीधे कहानी में मार दिया। इस कदम से उसके चाहने वाले कंफ्यूज हो गए। सब पूछने लगे कि आखिर उसने लिखना क्यों छोड़ा। एम्मा बात को घुमाती रही, लेकिन असली वजह किसी को नहीं बताई। असल बात सिर्फ एम्मा और उसकी असिस्टेंट को पता थी। जब भी रात गहरी होती, एम्मा को अपनी ही कहानी की चुड़ैल मैरी एन दिखाई देने लगती। वो जानती थी कि ये बस एक सपना है, मगर हर बार वो खौफनाक नजारा बहुत हकीकत जैसा लगता। शुरुआत में एम्मा को लगा कि ये सब उसकी कल्पना है। लिखते लिखते वो कहानी में बहुत डूब गई है, इसलिए दिन में जो सोचती है, रात में वही सपनों में दिखता है। इसलिए उसने ये नॉवेल हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला किया। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि मामला इतना आसान नहीं है। उसी दोपहर बुक साइनिंग के दौरान एक थकी हारी सी औरत उसके पास आई। एम्मा ने उसे पहचान लिया। वो उसकी स्कूल की दोस्त कारो थी। कारो बताती है कि उसकी माँ की मानसिक हालत बहुत बिगड़ गई है और उसकी माँ ने तो ये सब एम्मा की हॉरर कहानी की वजह से हुआ है, क्योंकि उसकी माँ कहती है कि वही कहानी की चुड़ैल मैरी एन है। एम्मा ने हंसते हुए कहा, मैरी एन तो मैंने खुद बनाई है। लेकिन कारो की हालत देखकर उसकी हंसी थम गई। कारो लगभग टूट चुकी थी। उसने एक कपड़े का थैला टेबल पर पटका और बोली, ये मेरी माँ का तोहफा है। कारो ने घबराते हुए वो कपड़े का थैला खोला। अंदर एक गुच्छा बालों का और कुछ दांत पड़े थे। एम्मा का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वो डर के मारे सिक्योरिटी को बुलाने ही वाली थी कि अचानक कारो गुस्से में चिल्ला उठी, तुम जानती हो इन सालों में मैंने क्या झेला है। उसकी आवाज कांप रही थी। पागल हो चुकी माँ आधी रात को उसे घूरती रहती और उसके शरीर पर जो खरोंचे हैं वो भी उसी की वजह से हैं। कारो ने रोते हुए कहा कि एम्मा को उसके साथ वापस गांव चलना होगा ताकि वो अपनी माँ को बचा सके। लेकिन एम्मा ने 15 साल पहले ही अपना घर छोड़ दिया था। वहां से उसका अब कोई रिश्ता नहीं बचा था। असिस्टेंट ने जब उससे पूछा, तब पता चला कि बचपन में एम्मा को अक्सर एक ही सपना आता था, उस डरावनी आत्मा मैरी एन का। वही सपना उसकी कहानियों की जड़ बना। शायद इसी वजह से वो फिर कभी उस जगह लौटना नहीं चाहती थी जहां से उसका बुरा सपना शुरू हुआ था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन सुबह जैसे ही एम्मा दफ्तर पहुंची, कारो पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। इस बार उसकी हालत और भी बिगड़ी हुई थी। वो किसी भी कीमत पर चाहती थी कि एम्मा गांव लौटे। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक क्रॉस वाला लॉकेट निकाला और एम्मा की तरफ उछाल दिया। और अगले ही पल उसने बालकनी की रेलिंग पर चढ़कर रस्सी गले में डाल ली। एक झटके में नीचे छलांग लगा दी। एम्मा की आंखों के सामने उसकी पुरानी दोस्त झूलती रह गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, टांगें कांपने लगीं। अब वो चाहकर भी उस जगह लौटने से खुद को रोक नहीं सकती थी। उसी रात उसने घर पर अपने माता पिता को फोन किया, लेकिन हमेशा की तरह किसी ने कॉल नहीं उठाई। अगली सुबह एम्मा ने अपने असिस्टेंट के साथ गांव लौटने की यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में वो बस एक ही बात सोचती रही, आखिर कारो की माँ उसे वापस क्यों बुला रही है। एम्मा की असिस्टेंट बचपन से ही बहुत डरपोक थी। उसने कभी एम्मा की हॉरर कहानियां पढ़ने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए वो बड़ी उत्सुकता से पूछ बैठी, आखिर ये मैरी एन कैसी दिखती है। एम्मा ने गंभीर चेहरे से जवाब दिया, वो एक भटकती हुई दुष्ट आत्मा है जो इंसानों के जिस्म पर कब्जा कर सकती है, उनके मन को मरोड़ सकती है, उनकी आत्मा तक को तोड़ सकती है। धीरे धीरे दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गईं। एम्मा का बचपन वाला घर एल्डन, ये एक समुंदर किनारे बसा सुनसान सा छोटा सा कस्बा था। किनारे की सूखी चट्टानों पर एम्मा के बचपन की यादें जैसे अब भी ठहरी हुई थीं। गाड़ी से उतरते ही एम्मा सीधे घाट की तरफ चली गई। उफनती लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं, जैसे समुद्र खुद उसकी वापसी से नाराज हो। वो मुड़ी ही थी कि सामने एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, कस्बे का एकमात्र पादरी। जैसे ही उसने एम्मा को देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। वह गुस्से से बोला, हर बार जब यहाँ कोई डरावनी घटना होती है तुम ही क्यों मौजूद रहती हो। एम्मा हक्की बक्की रह गई, बोली, कारो की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पादरी उसकी एक न सुनता हुआ दहाड़ उठा, यहां से तुरंत निकल जाओ। लगता था एम्मा के बीते दिनों में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे कस्बे को उसके खिलाफ कर दिया था। पादरी की बातों ने उसका मूड पूरी तरह बिगाड़ दिया। अब वो अपने माता पिता से मिलने की सोच भी नहीं पा रही थी। उसने तय किया कि कारो की माँ को क्रॉस लॉकेट देगी और फिर तुरंत शहर लौट जाएगी। असिस्टेंट ने गाड़ी घुमाई और थोड़ी ही देर में वे कारो के घर के सामने पहुंच गए।
घर के आंगन में सूखे पत्तों का ढेर लगा था, जैसे बरसों से किसी ने सफाई न की हो। एम्मा ने हिचकिचाते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। धीरे धीरे दरवाजा खुला और भीतर से एक झुर्रियों भरा दुबला पतला चेहरा नजर आया। एम्मा की सांस थम गई। ये कारो की माँ थी, मगर कारो की माँ का बर्ताव कुछ ज्यादा ही अपनापन भरा था। उसने जिद करके दोनों को अंदर बुला लिया। पहले एक कप चाय पी लो, फिर जाना। मजबूरी में एम्मा और उसकी असिस्टेंट उस अंधेरे नमी से भरे कमरे में दाखिल हुए। एम्मा ने बिना घुमाए फिराए सीधी बात की, मैं कारो की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आई हूँ। बुजुर्ग औरत ने धीरे धीरे लॉकेट थामा, मगर उसके हाथ ने क्रॉस वाले हिस्से को छुआ तक नहीं। फिर वो मुड़ी और कुछ ही पलों में एक चाय की केतली लेकर लौटी। लेकिन जब उसने चाय रखी, पूरा कप कांपते हुए उलट गया। चाय सीधे मेज पर फैल गई। एम्मा का दिल घबराने लगा। उसकी नजर पास के बुक शेल्फ पर पड़ी। वहां उसकी अपनी लिखी किताबों की पूरी कतार थी। माहौल को हल्का करने के लिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मैं ऑटोग्राफ दे सकती हूँ। बुजुर्ग औरत के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। तो फिर लिख दो मैरी एन के लिए, क्योंकि मैं ही मैरी एन हूँ। एम्मा के हाथ कांप गए। वो कुछ कह ही रही थी कि औरत ठंडी आवाज में बोली, मैरी एन नहीं चाहती कि उसकी कहानी खत्म हो। जितने ज्यादा लोग उसे पढ़ेंगे वो उतनी ही ज्यादा खुश होगी। एम्मा के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे साफ लगने लगा कि सामने बैठी औरत का दिमाग पूरी तरह से बिगड़ चुका है। वो तुरंत उठी और असिस्टेंट को लेकर वहां से निकल भागी। दोनों ने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि पीछे से कार्म नाम का पड़ोसी पुकारता हुआ आया, अगर समझदारी है तो एक बार अपने माँ बाप को जरूर देखाओ। एम्मा का दिल धक से रह गया। उसे याद आया, कल रात किए गए कॉल का कोई जवाब नहीं मिला था। क्या उसके माता पिता के साथ भी कुछ बुरा हुआ है? उसने गाड़ी तेजी से दौड़ा दी। पहियों की आवाज सन्नाटे को चीरती चली गई। जब वो पुराने घर पहुंची, गाड़ी से उतरते ही उसकी नजर दरवाजे के पास पड़ी। वहां वही कपड़े का थैला पड़ा था, बिल्कुल कारो वाला। एम्मा ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए उसे उठाया और पास की घास में फेंक दिया। उसने जोर से पुकारा, माँ, पापा। कोई जवाब नहीं। दरवाजा खुला हुआ था, ताला नहीं लगा था। वो हिचकते कदमों से अंदर गई और तभी उसकी नजर पड़ी। मेज पर वही चाय का कप रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कारो के घर में था। अचानक ऊपर वाली मंजिल से कोई अजीब सी आवाज आई। एम्मा हैरानी में सीढ़ियां चढ़ने लगी और जो उसने देखा उससे उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसके माता पिता अपने कमरे में बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रहे थे। एम्मा के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। एम्मा तो शर्म और झेंप से लगभग रो ही पड़ी। ये नजारा वो जिंदगी भर भूल नहीं सकती थी। उसका मन बना कि अब बस इस कस्बे से तुरंत निकल जाना है, मगर माँ बाप ने उसे रोक लिया। रात का माहौल थोड़ा सामान्य हुआ। बातचीत के दौरान एम्मा ने पूछा, मैंने इतने फोन किए, किसी ने उठाया क्यों नहीं? माँ ने कहा, हमें कुछ दिनों से अजीब फोन कॉल्स आ रहे थे, इसलिए मोबाइल बंद कर दिया। डर था कहीं कोई पागल या बदमाश घर तक ना आ जाए, इसलिए हमने नया सिक्योरिटी सिस्टम भी लगवा लिया है। उस रात सब सोने चले गए। असिस्टेंट फर्श पर लेटी थी, एम्मा बिस्तर पर। तभी उसने देखा खिड़की से कोई रोशनी बार बार चमक रही थी, जैसे कोई सिग्नल दे रहा हो। एम्मा ने नींद में कहा, वो लाइट हाउस है, समुद्र किनारे वाला। इसकी फ्लैशिंग लाइट से आदत डालनी पड़ती है। मगर उस झिलमिल रोशनी ने एम्मा की नींद उड़ा दी। उसने करवटें बदली, फिर उठकर वॉशरूम जाने का सोचा। उधर असिस्टेंट ने डरते डरते नीचे का रास्ता पकड़ा। वो जैसे ही बाथरूम पहुंची और दरवाजा बंद किया, बाहर से हल्के हल्के कदमों की आहट आई। फिर हैंडल अपने आप हिलने लगा, धीरे फिर तेज। असिस्टेंट का दिल मुंह को आ गया, पसीना माथे से बहने लगा। अचानक दरवाजे को किसी ने जोर से धक्का दिया। वो कांपते हुए चिल्लाई, अंदर कोई है? आवाज सुनते ही बाहर की हरकत थम गई। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद जब उसे लगा सब ठीक है, तो उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकली। जैसे ही वो कमरे की तरफ बढ़ी, एक साया उसके सामने से गुजरा। वो घबरा गई, कुछ देखने ही वाली थी कि तभी एम्मा का पिता अचानक सामने आ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब ठंडी मुस्कान थी और फिर पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर चला गया। अचानक घर के बाहर लगे सिक्योरिटी अलार्म की आवाज गूंज उठी। आवाज सुनकर एम्मा चौंक गई। उसे तुरंत समझ आया कि उसके माता पिता शायद बाहर निकल गए हैं। उसने खिड़की से झांका। दूर अंधेरे में उसने देखा दोनों समुद्र के किनारे वाले जंगल की तरफ जा रहे थे। एम्मा ने घबराकर जोर से पुकारा और तेजी से उनका पीछा करने लगी। मगर जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसका पिता ठीक उसके सामने खड़ा था। उधर घर के अंदर अकेला असिस्टेंट डर से कांप रहा था। मुश्किल से हिम्मत जुटाकर वो खड़ा हुआ ही था कि तभी लैंडलाइन फोन बज उठा। कांपते हाथों से उसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हम सिक्योरिटी टीम से बोल रहे हैं, अभी अभी आपके अलार्म सिस्टम से ट्रिगर सिग्नल मिला है, क्या सब ठीक है? असिस्टेंट की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हांफते हुए कहा, हाँ
प्लीज मदद भेजिए, सुरक्षा अधिकारी ने कहा। सबसे पहले दरवाजे अच्छे से बंद कर लो और ध्यान से देखो, घर में कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं है। असिस्टेंट ने चारों ओर नजर दौड़ाई और बोला, नहीं, कोई नहीं है। लेकिन तभी सिक्योरिटी ऑफिसर की आवाज आई। असिस्टेंट ने दोबारा निगाह घुमाई और तभी उसे धुंधली सी परछाई दिखी, कमरे के कोने में खड़ी हुई। वो दहशत में चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ और बाहर ही एम्मा से जा टकराया। दोनों वहीं बैठ गए, पूरी रात जागते रहे। आखिरकार सुबह हुई तो सिक्योरिटी कंपनी का एक अधिकारी वहां पहुंचा। एम्मा गुस्से में बोली, कमाल है, जिस मदद के लिए मैंने रात में कॉल किया था तुम अब आए हो। वो अधिकारी चुप रहा, बस घर के अंदर झांकने लगा। उसी वक्त एम्मा की नजर दरवाजे पर पड़ी। वहीं पुराना कपड़े का थैला लटका हुआ था, बिल्कुल पहले जैसा। एम्मा का दिल जोरों से धड़क उठा। जरूर ये कारो की माँ का काम है। उसे यकीन था कि कल रात उसके माता पिता के अजीब बर्ताव और अचानक गायब होने के पीछे वही औरत है। उसने अंदाजा लगाया कि शायद कार्म, वो पड़ोसी ने भी उन्हें किसी वजह से छिपा रखा है। एम्मा ने सुरक्षा अधिकारी से कहा, कृपया कार्म के घर की तलाशी लीजिए, मेरे माता पिता शायद वहीं हैं। लेकिन अधिकारी ने सिर हिला दिया। बिना पुलिस वारंट के मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इस अजीब थैले की जांच में मदद कर सकता हूँ। एम्मा के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। अपने माता पिता को ढूंढने के लिए उसे खुद ही कदम उठाना पड़ा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद उसने देखा कार्म घर से बाहर निकल गई है। मौका पाकर एम्मा उसके घर की ओर बढ़ी। ताला तोड़कर अंदर झांकने का सोच रही थी, मगर जब पहुंची तो पाया कि दरवाजा मजबूती से बंद था। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में एम्मा ने पीछे के आंगन से दीवार फांद ली। धीरे धीरे उसने लिविंग रूम का दरवाजा खोला। अंदर वही पुराना बिखरा हुआ सामान, टेढ़ी मेढ़ी कुर्सियां और धूल से ढके फर्नीचर पड़े थे। एक लकड़ी के बक्से में उसे कारो की अजीब सी तस्वीरें मिली। उसी बक्से में एम्मा ने एक पुरानी फोटो देखी जिसमें कारो, एम्मा और कुछ पुराने दोस्त साथ खड़े थे। एम्मा उस तस्वीर को घूर ही रही थी कि अचानक खिड़की के शीशे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। बाहर उसका असिस्टेंट था, जिसे वो गलती से बाहर ही छोड़ आई थी। इसी बीच बगल के कमरे से किसी चीज के हिलने डुलने की आवाज आई। दोनों धीरे धीरे उस ओर बढ़े, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक दरवाजा जोर से हिला, मानो किसी ने अंदर से उसे ठोकर मारी हो। दोनों डर के मारे पीछे हट गए। क्या अंदर कोई जिंदा है? असिस्टेंट ने कांपती आवाज में कहा। एम्मा ने ठान लिया, मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगी। वो दौड़कर धक्का मारने ही वाली थी कि पीछे से किसी की भारी सांसें सुनाई दी। मुड़कर देखा, कार्म पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, न ही कोई हैरानी। वो बस चुपचाप आगे आई, अपनी जेब से एक रसोई की बड़ी चाकू निकाली और बिना पलक झपकाए अपनी ही बांह पर वार कर दी। खून बहने लगा, मगर उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, जैसे उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा हो। कार्म की आवाज अजीब तरह से शांत थी। अगर तुम फिर से अपनी कहानी लिखना शुरू कर दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एम्मा और असिस्टेंट के होश उड़ गए। असिस्टेंट ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों वहां से भाग निकले। दूसरी ओर वही सिक्योरिटी ऑफिसर उस रहस्यमयी कपड़े के थैले को लेकर एक ओकल्ट, ज्योतिष और जादू की दुकान पहुंचा। वो बोला, जरा बताइए ये थैला क्या चीज है? दुकानदार का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने घबराकर कहा, इसे तुरंत यहां से ले जाओ, इसे घर में रखना अशुभ है। सिक्योरिटी ऑफिसर ने हैरानी से पूछा, क्यों, ये आखिर है क्या? दुकानदार ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ये जादूगरों द्वारा डाली गई शाप की निशानी है। जहां ये चीज दिखाई दे वहां किसी न किसी की बर्बादी तय होती है, कभी कभी किसी की जान तक चली जाती है। जैसा कि उम्मीद थी, एम्मा को घर में आराम करते हुए फिर से अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। उसकी पानी की ग्लास में अचानक कुछ दांत दिखाई दिए, इतने डरावने कि एम्मा को लगा क्या वह फिर से सपना देख रही है। उसने चारों ओर देखा। अंधेरे में किसी ने खुरखुराहट जैसी आवाज दी। अचानक एक साया हवा में उड़ता हुआ उसके सामने आया। एम्मा डर के मारे पीछे हट गई। अगले ही पल उसकी ग्लास गहरे और अंधेरे गड्ढे में गिर गई। एम्मा ने झुककर देखा और उसके चौंकने की बात थी, कार्म वहीं गड्ढे से सिर बाहर निकाल रहा था। एम्मा का सब्र जवाब देने लगा। अगले दिन उसने कार्म को ढूंढ निकाला और पूछ बैठी, आपको आखिर क्या चाहिए? कार्म ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो उसे लेकर सीधे कस्बे के चर्च पहुंची। वहां कारो की याद में एक समारोह चल रहा था। एम्मा ने आसपास देखा, कई चेहरे परिचित थे, पर मिलने का समय ही नहीं मिला कि कार्म उसे सीधे कारो के ताबूत के पास ले गई। कार्म का चेहरा बिल्कुल शांत था, उस पर कोई दुख या भाव नहीं। उसने कहा, अगर तुम अपनी कहानी लिखना नहीं जारी रखोगी और भी लोग इसी ताबूत में पड़ेंगे। एम्मा अब इस पागल औरत से परेशान हो गई। उसने तुरंत मुड़कर वहां से भागना शुरू किया। रात को एम्मा चुपचाप अपना नोटबुक निकाली। उसने तय किया, अब वह कार्म की मांग मानकर कहानी लिखेगी।
जैसे ही उसने कहानी में उस महिला पात्र के चुपचाप जीवित होने और मैरी एन के साथ कहानी जारी रखने लिखा, कार्म की आंखें अचानक चमक उठीं। उसकी टांगें भी अनायास हवा में उड़ती हुई नजर आईं। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। कमेंट में बताना कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।